नमस्कार सोनम, आप कैसी हैं? नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग एनसी के बारे में बात करेंगे। मुझे मालूम है एनसी के बारे में कई सवाल लोगों के मन में है। तो थोड़ा परिचय से बात शुरू करते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं तीसा का फाउंडर भी हूँ और तीसा के लिए एज ए वॉलंटियर काम कर रहा हूँ कई सालों से। अपना परिचय संक्षेप में। ओके। सो थैंक यू अपना परिचय देने के लिए। मेरा नाम सोनम है। मैंने टीसा कुछ 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया था और अभी तक का मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये एनसी होती क्या है? एनसी जो है उसको फुल फॉर्म है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे देश में कहीं भी कोई हकलाने वाला है, चाहे वो तीसा की स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसका इसमें स्वागत है, वो इसमें आ सकता है। तो ये किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसमें पूरे भारत के लोगों का स्वागत है अगर वो हकलाते हैं, अगर वो हकलाने के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग खुद नहीं हकलाते हैं लेकिन परिवार में कोई हकलाता है, ऐसे फैमिली मेंबर्स को भी हम इनवाइट करते हैं। और पिछले कुछ एनसीज में विदेश के लोग भी आए, जैसे श्रीलंका से एक स्पीच थेरेपिस्ट आई थी, अमेरिका से एक स्पीच थेरेपिस्ट आई थी एक एनसी में। तो विदेशों के भी लोग जुड़ते हैं, हकलाने वाले या उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं। तो एनसी का मोटा मोटा मतलब ये है कि ये एक तरह का मिलना जुलना है, ना कि ट्रेनिंग वर्कशॉप। क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा जोर होता है, टेक्निक सिखाने पे, स्टैमरिंग इंटरव्यूज वगैरह पे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा ज्यादा उससे थोड़ा सा एक कदम ऊपर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, फन, क्रिएटिव एंड सोशल काइंड ऑफ गैदरिंग है ये। यहाँ पे कोई किसी को टेक्निक नहीं सिखाता। लेकिन यहाँ पे ये है कि लोग मिलते जुलते हैं, गपशप करते हैं, और काफी सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, रोल प्लेस होते हैं। मतलब कोई दबाव किसी पे नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रुप चाहता है कि हम एक रोल प्ले करें, जैसे बेंगलोर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर वो चाहता है कि हम आके दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में एक रोल प्ले करेंगे, तो उनको पूरी छूट होती है, वो आके रोल प्ले करते हैं। और एक्चुअली ओके। पिछले एनसीज में बहुत से एसएचजीज ने अपने रोल प्ले पेश किए हैं। मुझे याद आता है कि कुछ वर्ष पहले जो गोवा में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक प्रेजेंटेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली महिलाओं द्वारा किया गया, तो उसमें सिर्फ लड़कियां थी, वो सब हकलाने वाली महिलाएं थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो इसके अलावा एनसीज में टैलेंट शो होता है, क्योंकि जैसा आप शायद जानती होंगी कि हकलाने वालों के अंदर एक ये दबी हुई तमन्ना रहती है कि मैं गाना गाऊं, मैं डांस करूं, मिमिक्री करूं, पोएम सुनाऊं और लोग तालियां बजाएं। और दुर्भाग्यवश उनको ये ऐसे मौके बड़े होने तक मिले नहीं, ना बचपन में मिले, ना बड़े होने के बाद मिले, या मौके मिले शायद उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। बहरहाल जो भी हो, एनसी इसका एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हर हकलाने वाले को पूरी छूट है कि वो अपना आए, और ओपन माइक सेशन में अपना परिचय दे, मिमिक्री करे, अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुनाए, थोड़ा डांस करे, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ये पूरी छूट होती है, इसको हम कहते हैं ओपन माइक सेशन। इसके अलावा एक टैलेंट शो भी होता है, जहाँ पे लड़कियां लड़के सबको पूरी छूट है कि वो गाना गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सत्र ऐसे भी होते हैं जो हम जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो वो जानकारी देते हैं जिसकी युवाओं को विशेष तौर पे आवश्यकता है। जैसे जेंडर के मुद्दे हैं, रिलेशनशिप के मुद्दे हैं, इसके ऊपर भी बात करने के लिए हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि हमारी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में एक मैडम आई थी जिन्होंने रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया था, समझाया था। क्योंकि जो लोग युवा हैं उनके मन में कई बार कई सारे सवाल होते हैं, और उन सवालों के जवाब वो ना तो उनको अपने माता पिता से उसके जवाब मिलते हैं, ना ही वो अपने कलीग से वो बातें पूछ सकते हैं। तो ऐसे सत्र भी हम रखते हैं जहां पर हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर भी एक खुली चर्चा की जा सके। इसके अलावा एक काफी बड़ा सेशन इस बात पे भी होता है कि तीसरा संगठन में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या करने की आवश्यकता है,
उसके लिए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हरीश उसगांवकर या उनके सहयोगी निखिल अय्यर वो उस सत्र को लेंगे और उसमें जवाब देंगे लोगों के सवालों के। और इसके अलावा कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो बता सकते हैं कि बाउंसिंग करने में क्या मुश्किलें आती हैं, तो उनको कैसे दूर करें। यानी एक तरह का ये अनस्ट्रक्चर्ड इसमें एजेंडा है जहाँ पे बहुत सी चीजों को समोया जा सकता है, जहाँ पे किसी भी मुद्दे के ऊपर बात की जा सकती है। तो ये एनसी है। एनसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारे हकलाने वाले एक जगह पे मिलते हैं, और कई बार इस माहौल में आपके अंदर वो बदलाव आता है जो एसएचजी की 8-10 लोगों की मीटिंग में नहीं आता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके मन में हकलाने को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, शर्म थी, डर थी, और वो जब पहली बार एनसी में आए और एक हॉल में घुसे जहाँ पे 100 से ज्यादा लड़के लड़कियां हकलाने वाले खुल के हकला रहे थे, तो उनकी भी शर्म डर जो है वो 1 मिनट में अंतर हो गई, और वो भी खूब बोले, खूब हकलाए भी, और बाद में उन्होंने जाते जाते ये भी कहा, फीडबैक भी दिया कि जितना मैं इन 3 दिनों में हकलाया हूं उतना पहले नहीं हकलाता था। मगर मजेदार बात यह है कि इन 3 दिनों में हकलाने का मुझे ना तो कोई मलाल हुआ, ना कोई उसका कोई रिएक्शन हुआ। मैं बड़ी खुशी से हकला रहा था और खूब बोल भी रहा था। तो एनसी का जो है कि ये जादू है जहाँ पे कई बार ये कॉन्सेप्ट कि एक्सेप्टेंस क्या है, स्पीकिंग विदाउट स्ट्रगल क्या है, ये बातें एकदम समझ में आ जाती है। कोई समझाता नहीं है, लेकिन वो पूरा वातावरण ऐसा है कि जो लोगों को एक पल में समझा देता है कि भाई दिस इज व्हाट इट मीन्स टू स्टैमर विद जॉय। हकलाओ मगर प्यार से का ये मतलब है जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और कुछ और पहलू भी है कि कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग एक छोटे से ग्रुप में ही इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन 100-150 लोगों के बीच में जब वो जाते हैं तो कई बार उनको अपनी पसंद वाले या अपने बैकग्राउंड वाले लोग मिलते हैं। कोई पाइथन पे काम कर रहा है तो उसको पाइथन में काम करने वाले 4 लोग मिल जाते हैं। उन पाइथन में काम करने वाले 4-5 लोगों के बीच में एक तरह का कोलैबोरेशन शुरू हो जाता है। फिर वो एनसी के बाद भी टच में रहते हैं और अपना अपना काम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मतलब कोलैबोरेशन, फ्रेंडशिप्स, ये सब चीजें जो है एनसी में कहीं ज्यादा आसानी से बन पाती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि शायद दुनिया में हम अकेले हैं जो हकलाते हैं, और बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है। और एनसी एक ऐसा, या कहीं भी जहाँ पे स्टैमर लोग गैदर होते हैं, लगता है हमारे जैसे लोग हैं और हकलाना भी कोई क्राइम नहीं है। और सर इससे हकलाना कम हो जाता है क्योंकि एक ना हकलाने का प्रेशर खत्म हो जाता है हमारे ऊपर से। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनसी के लिए। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरा बहुत सी चीजें करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फन एक्टिविटी जो है, जो फन वाला जो इवेंट है वो एनसी ही है। एनसी इज अ फन इवेंट। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस, इट्स ऑल अबाउट फन। तो ये सच है कि इट्स अ वेरी फन काइंड ऑफ इवेंट। बहुत मजा आता है इसमें लोगों को। और आखिरी दिन तो कुछ लोग रोने लग जाते हैं, जब जाने का वक्त आता है तो लोग कहते हैं अब क्या होगा। सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एनसी में या मेरे जैसे और भी लोग एनसी में आना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्या फीस रहेगा, सब कुछ डिटेल में। तो एनसी के लिए अप्लाई करने के लिए नीचे हमने एक गूगल डॉक का लिंक दिया है। डेली ग्रुप ने ये बनाया है, अफजल ने शेयर भी किया है ऑनलाइन, तो वही लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए और उसमें फिर आप अपना चूज कर सकते हैं कि किस किस्म का एकोमोडेशन आपको सूट करेगा। और उसके बाद दिल्ली ग्रुप, क्योंकि सोनम आप खुद दिल्ली ग्रुप से हैं और मुझे मालूम है कि आपका ग्रुप बड़ी मेहनत कर रहा है, आप लोग पुराने कॉन्टेक्ट को कॉल कर रहे हैं, उनको एनसी के बारे में बता रहे हैं, तो दिल्ली ग्रुप से कोई ना कोई व्यक्ति कांटेक्ट करेगा फोन से या व्हाट्सएप से या ईमेल से, आगे गाइड करेगा कि अब क्या करना है। तो ये प्रोसीजर है। आप उस फॉर्म को भर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पैकेजेस है, क्योंकि ये एनसी ऑर्गेनाइज की जा रही है एक बड़े हरी भरी सुंदर प्राकृतिक जगह पे, जिसकी कल्पना दिल्ली के आसपास करना असंभव है।
मगर दिल्ली के पास ऐसी जगह है इटोरनी में, एक जगह है बुद्धा द जोरबा, और वहाँ पे एनसी का आयोजन किया गया है। तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के अकोमोडेशन है। कुछ अकोमोडेशन 2-3 लोगों के साथ रहने के लिए बहुत सही है, जैसे अगर आप 3-4 दोस्त साथ जा रहे हैं तो आप एक रूम ले सकते हैं। कुछ अकोमोडेशन ऐसे हैं अगर आप अपने स्पाउस या फैमिली मेंबर के साथ आ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा, और इसीलिए इनके रेट्स में कुछ फर्क है। तो ये रेट्स जो है वहाँ पे आप विस्तार से देख सकते हैं। और इसके अलावा यही तो मोटा मोटा प्रोसीजर यही है कि तो आप एक अप्लाई बेसिक करिए। प्राइस क्या होगा इस चीज का? बेसिक प्राइस मेरे ख्याल से ये 5,000 से 7,000 के बीच में है। मेरे ख्याल से 5200 जो है वो लीस्ट पैकेज जिसका है। तो और ये ख्याल रखें कि ये जो है 3 दिन इसमें रहना और 3 दिन खाना, ये तीनों बातें इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें तीसा की कोई फीस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीसा इसको फैसिलिटेट करने के लिए या तीसा एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे उनके इनपुट्स के लिए कोई फीस चार्ज कर रहा है। उसमें कोई फीस तीसा की उससे नहीं है। तीसा की सारी वर्कशॉप फ्री होती हैं। तीसा की भौतिक कम्युनिकेशन वर्कशॉप लोगों ने अटेंड करी है, वो फ्री रही हैं, और आगे भी हमारी वर्कशॉप फ्री होगी। तो ये 5200 आप ऐसे मान के चलिए कि अगर किसी होटल में जाते हैं मनाली में, तो होटल में आप जाके रहेंगे खाएंगे, ये उसका खर्चा है। तो 5200 3 दिन के लिए मुझे लगता है कि ये एक दिल्ली के हिसाब से और बुद्धा द जोरबा का जो स्टैंडर्ड उसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रेट है। हकलाने के पीछे जो कारण है, जिन जेनेटिक कारणों से हकलाना शुरू होता है, वो कारण फिर भी रहते हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम अपनी स्पीच को, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर मैनेज करना सीखते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमने अपने हकलाने को स्वीकार कर लिया है, तो अब हम अपने आप से जूझ नहीं रहे हैं बात करते हैं। और जब हम जूझ नहीं रहे हैं तो नेचुरली हमारा फ्लो अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करूंगा कि आप 3 दिन की एनसी के बाद आप बिल्कुल नहीं हकलाएंगे। मैं जिसने 10 से ज्यादा एनसीज ऑर्गेनाइज करी हैं, अटेंड करी हैं, मैं अभी भी कभी कभी रुकता हूँ, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा अच्छा कम्युनिकेटर बन गया हूँ, और मैं किसी भी स्थिति में किसी के भी सामने जो भी कहना वो कह पाता हूँ। और इसी का दावा हम करते हैं कि आपका हकलाने की मानसिकता दूर हो जाएगी। डेफिनेटली वो हकलाने की मानसिकता को क्योर किया जा सकता है, और वही लक्ष्य भी होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा मुझे कहना है कि 3 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हकलाना कोई अभिशाप नहीं है, हकलाना कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है। अगर आपने अभी तक एमबीए नहीं किया है तो उसके लिए हकलाने को दोष मत दीजिए, क्योंकि हकलाना उसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। हकलाने के बावजूद भी आप कैसे अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ये बातें हम इन 3 दिनों में आपको समझा पाएंगे। तो हकलाने के बारे में जो जो नजरिया है उसको बदलने की बात हम कर रहे हैं। एनसी के बाद आप उसी घर में चले जाएंगे, उसी जॉब में जाएंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल चुका होगा। तो ये मेरा जवाब है कि आप 3 दिन में किसी चमत्कार की आशा मत करो, क्योंकि जैसे अंग्रेजी सीखना है, अगर किसी को अंग्रेजी सीखना है तो क्या वो हॉलीवुड की 4 फिल्में देख के अंग्रेजी सीख सकता है 2 दिन में? अगर वो एचबीओ में हॉलीवुड की इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दे 2 दिन 3 दिन, क्या अंग्रेजी बोलने लग जाएगा? शायद नहीं। उसे और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसे घर से बाहर निकल के लोगों से अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि उसको अंग्रेजी में मुझसे गलती ना हो जाए, इस डर को त्यागना पड़ेगा। मैं गलत सलत कैसा भी बोलूं, लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसको ये ठानना पड़ेगा। तो ठीक हकलाने में भी ऐसे ही होता है कि 3 दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हकलाना एक बड़ी छोटी सी बात है। असली बात यह है कि आपको औरों से कम्युनिकेट करना है, अजनबियों से मिलना है, आगे बढ़कर क्लासरूम में हाथ खड़ा करके सवाल पूछना है। ये बदलाव आएगा जरूर, और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। तीसरा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी भी ये दावा नहीं करते कि मेरा हकलाना क्योर हो गया है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। उन्हें आज कोई भी चीज रोक नहीं पाते हैं। वो लोग एसएचजी को लीड कर रहे हैं, वो लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, जिंदगी की सारी चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं।
तो बहुत बढ़िया है ये कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा एनसी अटेंड करने के बाद। सब फिर भी मैं प्रिसाइजली ये जानना चाहूंगी कि अगर मैं एनसी अटेंड करती हूँ तो जो मेरी ब्लॉकेजेस आती है, जो हकलाना है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा या मतलब उसमें कैसे बदलाव आ सकता है या नहीं? हाँ जरूर, उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि एक बार आप ये जब देख लेंगे कि आपके सामने 100 लोग हैं जो हकला भी रहे फिर भी अपनी बात कह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि मुझे अपने हकलाने से संघर्ष नहीं करना है। क्योंकि ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं? आप शब्द बाहर निकल रहे हैं मगर आपका एटीट्यूड उसको रोक रहा है। आपका एटीट्यूड कह रहा है कि कहीं मैं हकलाना जाऊं, कहीं मैं हकलाना जाऊं, ओ माय गॉड मैं हकला गई। अब आप जूझने लग जाते हैं। तो हकलाना जो है वो बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि हकलाना आपका अपना ही अपने खिलाफ संघर्ष। और ये संघर्ष आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि हकलाना बुरी चीज है, इसीलिए आप शब्द के बाहर आते आते उसको रोकना शुरू कर देते हैं और इसी में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर आप अपने साथ लड़ाई करें तो कौन जीतेगा? अगर आप अपनी छाया से मारपीट करें, अपनी छाया से मारपीट करें तो कौन जीतेगा? तो हम हारेंगे, बाकी कोई जीतेगा कौन? आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी छाया से आप हाँ। जूझ रहे हैं। उसी तरह से हकलाना भी जो एक संघर्ष है, किसी और के प्रति नहीं, अपने ही प्रति। तो ये संघर्ष आप कब छोड़ेंगे? जब आपको यकीन हो जाए कि संघर्ष की कोई वजह नहीं है। जब आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया 100%, तो आप अपने आप से जूझना बंद कर देंगे। जब आप जूझना बंद कर देंगे तो आपके अंदर जो नेचुरल प्रतिभा है बोलने की, वो सामने आएगी और आप अच्छा बोल पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, हकलाने वाला ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा हकलाने वाला भी हर शब्द पे नहीं हकलाता। 10 में से 9 शब्द वो अच्छे बोलता है, एक ही शब्द पे हकलाता है। तो बाकी 9 शब्दों को जो उसने बोला है, वो क्षमता भी तो उसी के अंदर है आपकी। वो क्षमता बाहर आएगी जब आप कन्विंस हो जाएंगे कि हकलाना कोई शर्मनाक चीज नहीं है। हकलाने के लिए मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हकलाने के लिए मुझे अपने आप को पीटने की जरूरत नहीं है। यही मुश्किल है कि जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं, वो अपने आप को पीटना शुरू कर देते हैं कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या क्या होगा। कर दिया? बस तो ये एटीट्यूड में बदलाव आता है जब ऐसे बड़े चेंजेस लाइफ में आते हैं। बड़े चेंजेस से मतलब है कि पहली बार जब आप 100 लोगों को हकलाते हुए देखते हैं। मैंने पहली बार जब 20 लड़कियों को रोल प्ले करते देखा और वो सब हकलाती थी, तो मेरे अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। मुझे भी लगा कि हाँ, लड़कियां भी अपने शर्म को उसी ढंग से कॉन्कर कर सकती हैं जैसे कि लड़के करते हैं। तो हमारे एटीट्यूड बदलते हैं ऐसे मेगा इवेंट। आपने खुद देखा होगा कि अगर आप अकेले में भारत का तिरंगा लेके फहराते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो एक बात है। लेकिन आप जब वही तिरंगा लेके आप राजपथ पे चले जाते हैं, जहाँ पे हजारों की भीड़ जा रही है वो तिरंगा लेकर, तब आपके अंदर एक नया जोश आ जाता है। तो जोश आ जाता कई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में या इंडिविजुअली आप नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बड़े ग्रुप में हो जाता है जब वो बड़ा ग्रुप फोकस्ड है किसी एक मुद्दे पे, या जब वो बड़ा ग्रुप किसी एक विचार से अनुप्राणित है। जब वो ग्रुप किसी एक आइडिया को लेकर आगे बढ़ रहा है कि हकलाने में क्या शर्म, एक है। मैं हकलाऊंगा, मैं हकलाते हुए भी गाना गाऊंगा, मैं रोल प्ले करूंगा, तो फिर वो एक इन्फेक्शन की तरह से पूरे ग्रुप में फैल जाता है। और कई बार वो 3 दिन में जो इन्फेक्शन घुसता है, वो धीरे धीरे उसके बाद महीनों सालों तक काम करता रहता है, और धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपके एटीट्यूड में एक बदलाव आ रहा है। ये स्लो प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही श्योर प्रक्रिया है। दिस डेफिनेटली हेल्प्स यू। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पिछले 11 सालों में। लोग एनसी में गए हैं और एनसी में जाने के 3 महीने बाद उन्होंने ईमेल भेजा है कि कल मेरे कॉलेज में मैं कैंपस रिक्रूटमेंट था और पैनल के सामने जाते ही मैंने बोला कि मैं कभी कभी हकलाता हूं, अगर मैं रुक जाऊं तो कृपया मुझे टाइम दे, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। और पैनल ने बोला कि हाँ प्लीज गो अहेड, वी आर हियर नॉट टू जज योर फ्लुएंसी, वी आर हियर टू जज योर नॉलेज। और उस बंदे ने फर्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट में उसे क्रैक किया, उसे बहुत अच्छी जॉब मिली। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है कि जहाँ पे बदलाव का बैक्टीरिया
3 दिन के एनसी में उसके आपके मन में घुसता है, और उसके 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप पाते हैं कि आप पुराने ढंग से आप सोच नहीं रहे, आप नए ढंग से सोच रहे थे। तो एनसी का ये फायदा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एनसी में ज्वाइन करने के अगले दिन से आप धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल रहे होंगे या आप एकदम अमिताभ बच्चन जैसे फर्स्ट क्लास फ्लुएंटली बोल रहे होंगे। ये दावा करना अनसाइंटिफिक है, अनएथिकल है, और इसलिए ये दावा तीसरा में कोई नहीं करेगा। लेकिन एनसी में जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं।